हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आज सोमवार है और सोमवार हम लोग की एक वीडियो डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आती है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नेंस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट को। पुरानी जो भी चीज़ हम लोगों ने करी है, आप लोग अगर याद हैं तो आप लोग ये स्लाइड देख कर उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। और जिसको फर्स्ट पार्ट नहीं पता है या जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार पहला पार्ट देखें और उसके बाद दूसरे पार्ट में आए। सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स बिगिन। बात शुरू होती है न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन इंडिया। इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है हमारे अंदर कि इट इन्वॉल्व्स अ पॉलिसी मॉडल टेकिंग अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स। न्यू लिबरल में या न्यू लिबरल डेवलपमेंटल प्लानिंग जो है, इस प्लानिंग के अंदर या इस पॉलिसी मॉडल के अंदर जब इसको बनाया जाता है पॉलिसी इस कैटेगरी के अंदर या इस आइडियोलॉजी के साथ, तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायनामिक्स को दिमाग में रखते हुए बनाना पड़ता है। डायनामिक्स मतलब द चेंजिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स या इकोनॉमिक सिनेरियोज। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मेन कंट्रोल है ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स उसको ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज द फंडामेंटल और द मेन, आई वुड से, फाउंडेशनल टेनेट ऑफ द न्यू लिबरल पैराडाइम डेवलपमेंटल मॉडल। इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक फंड्स होंगी वो चैनलाइज्ड होंगी फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज। अब न्यू लिबरल पैराडाइम प्लानिंग या डेवलपमेंट के अंदर जो इश्यूज आते हैं या जो चैलेंजेस आ रही हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस किस्म की जो प्राइवेटाइजेशन है इससे हमारे समाज में इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड बीइंग कि जो मोनोपोली है मार्केट में वो भी क्रिएट हो रही है। थर्डली, ये जो सिस्टम है प्राइवेटाइजेशन का या कैपिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का, दिस इज़ नॉर्मली वेरी वेरी अनसस्टेनेबल। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही अनसस्टेनेबल है। क्यों है? क्योंकि ये ग्रोथ केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आज जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए उस पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर्टिकुलर जगह की ग्रोथ हो रही है। कल को अगर वहाँ से नहीं आएगा ग्रोथ, नहीं आएगा प्रॉफिट, तो द इन्वेस्टर्स विल शिफ्ट। तो कभी भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मेक्स इट वेरी वेरी अनसस्टेनेबल एज एन इकोनॉमिक मॉडल। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने कई सारे अच्छे अच्छे झंडे गाड़े हैं, लेकिन कुछ हद तक ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। सो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो पावरफुल कंट्रीज है इकोनॉमिकली, उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है इन दी डेवलपिंग नेशंस, जबकि डेवलपिंग नेशंस को उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल रहा बिकॉज दे आर नॉट केपेबल इनफ टू कम्पीट विद द ग्लोबल पावर। तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जिस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हुई है ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, दिस इज अनदर पॉइंट दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। रही बात सस्टेनेबिलिटी की, तो ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर या मॉडल या प्लान है, इसके अतिरिक्त हमको ये ज़रूर देखने को मिलता है कि जो 2007 और 8 में यूएस में पर्टिकुलरली जहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद पूरे विश्व में ये फैला, विच इज नोन एज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने एक्सपोज कर दिया है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, जो कि न्यू लिबरल मॉडल में नहीं है, इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। पूरे विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आन पड़ी थी। एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम दैट एक्सेप्ट दोज कंट्रीज जिसकी बहुत ज़्यादा ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है या ग्लोबल कनेक्शंस नहीं है, दे वर रिलेटिवली सेफ। लेकिन नॉर्मली ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, दे वर इन शैम्बल्स। इसकी जो पॉलिसी होती है न्यू लिबरल की, इसके अंदर क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो किसी भी हद तक जा सकता है, दिस एक्सट्रीम्स मेक्स इट अनसस्टेनेबल। इसके अतिरिक्त द न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑल्सो पोजेस अ फाइन क्लासिक डेमोक्रेटिक डिलेमा। एक बहुत ही क्लासिक डेमोक्रेटिक डिलेमा को हाईलाइट करता है, सामने ले आता है, और वो ये है कि जितने सारे एफ्लुएंस क्लास हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो एफ्लुएंट ग्रुप है, दे आर ऑलवेज एबल टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंस्ड। सो एफ्लुएंट पर्सन इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंस्ड। कौन इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं? जो लोग एफ्लुएंट की प्रोपेगेंडाज के शिकार बन जाते हैं। और जिनके पास पैसे हैं, दे हैव द एक्सेस टू रिसोर्सेज, दे आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन एंड दे आर ऑलमोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग द पब्लिक एफर्ट्स टू बेनिफिट द सोशल सिक्योरिटी। ये मेन मुद्दा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में जब हम लोगों ने भी इतनी बातें कर ली न्यू लिबरल्स के बारे में या न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, हमें समझ में आने लगा होगा अब तक कि ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, दिस इज नॉट सस्टेनेबल पर्टिकुलरली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। इसीलिए इसको रिप्लेस करने की बात शुरू हुई है बाय द नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल। ये एक नया मॉडल है। नॉर्डिक बेसिकली स्कैंडिनेवियन इकोनॉमिक, उसको कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं जस्ट बाय फॉलोइंग दिस नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल। सो द ऑटोमेटिक क्वेश्चन दैट कम्स इज कि व्हाट इज अ नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल। एक ऐसा मॉडल है जिसके कुछ ये फीचर्स हैं। नंबर वन, यहाँ पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट है। नंबर टू, यहाँ जो
वेलफेयर सेफ्टी नेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 3, फंडामेंटल ट्यूशन फ्री, नॉट ओनली इन द प्राइमरी एजुकेशन बट ऑल्सो इन द हायर एजुकेशन, ये फ्री है। फंडामेंटल राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट और एड, ये भी फ्री है। शट डाउन ऑफ टैक्स हेवन्स, अब ये जो पॉइंट है एजुकेशन का और ये जो पॉइंट है हेल्थ का, दीज टू डील्स विद द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब क्योंकि न्यू लिबरल जिसमें हम लोग बारंबार बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट कंपनीज की, तो इसमें ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक जो एक्सटेंशन है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नया मॉडल है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जाता है, और इसमें मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट पीज हैं। आपको P1, P2, P3 और P4 दिख रहा होगा। ये है क्या चीज़, पहले यहाँ से समझते हैं कि इट्स अ न्यू फॉर्मेट विच हैज़ इमर्ज्ड अंडर विच अ कंपनीज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड थ्रू 4 P's। कंपनी के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मेजर किए जाते हैं 4 P के थ्रू से। क्या है वो? पहला P इज प्रॉफिट, दैट्स द मेन एम। जो दूसरा P है दैट इज रिलेटेड टू द पीपल, यानी कि पीपल हियर मीन्स द सोसाइटी एट लार्ज। द कंपनी नॉट ओनली शुड इम्पैक्ट द एम्प्लॉयज, जो लोग वहाँ काम करते हैं सिर्फ उनके जीवन में नहीं, बल्कि इट ऑल्सो शुड इम्पैक्ट द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। जो तीसरा P है दोस्तों, दैट इज डीलिंग विद द एनवायरमेंट वी लिव इन, द प्लैनेट वी लिव इन, एंड वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। जितने सारे बड़े बिजनेसेस हैं, आप लोग देखेंगे कि देयर इज अ डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड, या आई वुड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नेंस से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। और जो चौथा P है दैट इज द पर्पस। द कंपनीज हैव टू डेवलप अ लार्जर एम और पर्पस रादर देन जस्ट as the business and the business progresses। सिर्फ धंधे का प्रोग्रेस समझना नहीं है, बल्कि you have to have, the company has to have a larger perspective, a larger aim। आगे देखिए नीति आयोग एंड इट्स बैकड्रॉप। हमें पता है कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया है। तो नीति आयोग क्या कर रही है एग्जैक्टली? देखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, नीति आयोग जो है वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है सर्टनली, एंड इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। So नीति आयोग has to adopt a new method to address the new challenges. It has to reflect the spirit of the new India, which was not being done by the planning commission, and therefore planning commission को replace करके नीति आयोग को include किया गया। This is one of the reasons. Second, India has traveled from a scarcity and survival at the eve of independence. यही situation थी। So India has traveled from scarcity and survival to safety and surplus. This transition is crucial and it has come at a cost. उसके बाद देखिए, the size of economy has been growing. It has grown almost 100 times since independence. And it is not only about the Indian economy that has grown, but also the population. Population जो लगभग 34 करोड़ थी, वो 2023 में 140 करोड़ को क्रॉस कर रही है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस बढ़ गए होंगे, और जितने एस्पिरेशंस उतने इंटरेस्ट, और उतने इंटरेस्ट तो उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सबको मेजर करना, इन सबको रिकंसाइल करना बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है जो नीति आयोग कर रही है। 1990 में जब LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तब भी देयर वाज अ शिफ्ट इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट की रोल कम हो गई थी। It was observed by the Standing Committee on Finance that the Planning Commission has come to the grip with the emerging social issues and realities to reinvent itself and to make itself more relevant and effective। यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस, उसने प्लानिंग कमीशन की वर्किंग को स्टडी करने के बाद ये कहा है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो इमर्जिंग सोशल इश्यूज और रियलिटीज़ को नहीं समझ पा रही है। उसे अपने आप को मोर रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, मोर इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएगी? जस्ट बाय रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ। और हम लोगों ने उसी चीज़ को रीइन्वेंट होते हुए देखा इन द फॉर्म ऑफ अ नीति आयोग। सो फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द गवर्नमेंट कि हम एक इंस्टीट्यूशन को दोबारा से रीइन्वेंट करें, ताकि हम लोग एक मोर इफेक्टिव और एक रेलेवेंट प्लानिंग या प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत और इफेक्टिव बना सकें। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आफ्टर नीति आयोग हैज़ टेकन द कमांड ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्लानिंग कमीशन जब थी तो वो काफ़ी सेंट्रलाइज थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लानिंग होती थी तो वो टॉप टू बॉटम आता था। शुरुआत में बता दिया जाता था कि ये होने वाला है, और फिर वो चीज़ को
उस चीज़ को हम लोग को ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता था या स्टेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता था, और वो काफ़ी सेंट्रलाइज थी, तो लोगों को या स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, बट नेचुरली। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, एंटायर चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में जा रहा है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच हो रहा है। अब स्टेट्स डिमांड करती है और उसी हिसाब से नीति आयोग पॉलिसीज बनाती है। नीति आयोग के जो पॉलिसीज है वो 5 ईयर प्लान की तरह नहीं है जैसा कि प्लानिंग कमीशन में थी। इसके जो प्लान्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, बिकॉज इट हैड स्ट्रेटेजिक व्यूज, स्ट्रेटेजिक विजन्स। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इसके जितने सारे ओपिनियंस हैं ये मोस्टली एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, ये किसी पॉलिटिशियन के ओपिनियंस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके बाद प्रोग्राम का क्या हुआ, क्या प्रोग्राम सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो जस्ट बाई applying or making a policy doesn't really become effective on its own. You have to have a monitoring system. You have to have a constant monitoring of the programs. समझ में आ रहा है सबको? आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख कर भेजें, हम लोग तुरंत उस चीज़ को डील करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, जब भी हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। वी हैव टू हैव सर्टन स्टडीज़ विच आर बेस्ड ऑन द ग्राउंड लेवल। सो एम्पेरिकल स्टडी जो है, अगर वो हमारा फाउंडेशन बनता है फॉर पॉलिसी मेकिंग, तो हमारी पॉलिसी मोर इफेक्टिव, मोर रेलेवेंट रहेगी टू द सिचुएशन। इसलिए एविडेंस बेस्ड ऑन द ग्राउंड लेवल स्टडी कंडक्टेड बाय द एक्सपर्ट्स, इसी को बेस बना के पॉलिसीज बनाई जाती हैं। देयरफॉर द चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर नीति आयोग started making the policy formulations or started making the public policies, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है compared to what it was during the 5 year plans during planning commissions era। नेक्स्ट बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे अच्छे चीज़ें हैं तो कोई नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी। तो देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म, सर्टेन लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग। पहली चीज़ ये है कि नीति आयोग जो भी रिकमेंडेशंस करता है टू द गवर्नमेंट, नन ऑफ देम आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सो द रोल इट प्लेज इज जस्ट एन एडवाइजरी रोल। इट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड टू इन्फ्लुएंस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ना ही वो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स को खींच पाई है। इसके अतिरिक्त इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और लेट मी टेल यू, ये नॉट इवन अ लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई लॉ से भी ये नहीं बना है। इट इज़ नॉट इवन अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो फिर नीति आयोग है क्या? नीति आयोग बना है एज अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसके अतिरिक्त अभी तक नीति आयोग जब से काम कर रही है 2014-15 से अब तक, ना ये पॉवर्टी ना ये इनइक्वालिटी को एड्रेस कर पाई है प्रॉपर्ली। ऐसा ही लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके अलावा इट डजंट हैव अ फाइनेंशियल पावर। सो नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, एंड दैट लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इट कैन नॉट गिव ग्रांट्स टू द स्टेट्स। अब कुछ मेजर इनिशिएटिव्स भी नीति आयोग ने लिए हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज फॉर न्यू इंडिया एट 75, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अटल इनोवेशन मिशन टू प्रोवाइड द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत रेलेवेंट है। आप लोग इन सब का एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या लैक्यूनाज हैं इन द इंडियन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये है मेकिंग के इश्यूज विद द पब्लिक पॉलिसी इटसेल्फ, पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वाइल इट वाज बीइंग मेड। दूसरा ये है कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के समय क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिसी इटसेल्फ की, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि ये स्टिल इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, या सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी इसके अंदर अभी भी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ सिस्टमैटिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस, जिसके बेसिस पर आप बनाएंगे वही सफिशिएंट नहीं है। तीसरी बात, पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड रहता है, वही बनाता है जो कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, जो कि उसको पॉलिटिकली कोई गेन करेगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो सरकार बनाती हैं, दे आर टेंड टू मेक सर्टन पब्लिक पॉलिसीज व्हिच द पीपल ऑफ इंडिया लार्जली वुड एक्सेप्ट, इवन इफ इट इज नॉट गुड इनफ, फिर भी उसको प्रमोट करते हैं, बिकॉज द स्टेप इज बीन टेकन बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इंटेंशन। सो द मोटिवेशनल फैक्टर इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल गेन। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो हैं, उनकी पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड देयरफॉर इन्फॉर्म डिबेट्स जो हैं, जो वो नहीं हो पाती। तो जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जब लोग इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, तो क्या वो पॉलिसी मेकिंग में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जितना पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम होगा या ना के बराबर होगा, उतना ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बनती चली जाएगी। अब इन चीज़ों को कैसे ठीक करें? कुछ इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम होंगी, तो कैसे ठीक करें वो हमारा नेक्स्ट सबहेड होगा। लेकिन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो रही पॉलिसी इटसेल्फ में क्या क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी में मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी
एट द ग्राउंड लेवल। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितनी सारी डिलीवरी एजेंसीज हैं दे लैक इन द ऑपरेशनल स्किल, ठीक है। इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन है कि किसको बेनिफिट मिलनी चाहिए पॉलिसी की, किसको नहीं मिलनी चाहिए, वो जो टारगेटिंग है वो काफ़ी पुअर है। यानी कि पुअर आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्या होता है, पुअर आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि कई सारे लोग जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी मच एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स। बिकॉज ऑफ पुअर आइडेंटिफिकेशन कई सारे लोग जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लास्टली, पब्लिक के पास बहुत ही कम नॉलेज होती है अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। अब हम लोग बात करते हैं कि यही इम्प्लीमेंटेशन में या पॉलिसी इन इटसेल्फ में इन दोनों चीज़ों को कैसे बेटर किया जा सके। सो मेजर्स नीडेड टू बी टेकन टू एड्रेस दीज लैक्यूनास और गैप इन द इंडियन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। नंबर वन, अगर हम लोग पॉलिसी इन इटसेल्फ की बात करें तो भैया पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहला सेंट्रलाइजेशन था, तो इस बार डीसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो जो है वो ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुतों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तीसरी बात, जो बजटरी एलोकेशन है फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो है ऑफ अ सर्टेन पॉलिसी वो कंटिन्यूअसली होती रहनी चाहिए। ये कौन करेगा? पहला, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। इसके अतिरिक्त और क्या काम होगा? इसके अतिरिक्त होगा कि कलेक्शन ऑफ रियल टाइम एम्पिरिकल डेटा, इसकी बहुत ज़रूरत है, वरना आपका जो पॉलिसी होगा वो इरेलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा रिगरस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेटा बेस्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही कड़क लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेटाबेस को थ्रू से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू से, अदर रिगरस लीगल लेजिस्लेशन के थ्रू से डेटाबेस को जो है काफ़ी सिक्योर रखना पड़ेगा। आखिरी में जो है वो है बिल्डिंग लिंकेजेस अमंग द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यही लोग उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, रिसर्च करके भी देंगे। तो दिस लिंकेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ना बात करते हैं कि क्या क्या तरीका है, अब बात करते हैं कि क्या क्या तरीका है जिससे इंप्लीमेंटेशन जो वो और ज़्यादा साउंड हो सके और ज़्यादा बेहतर हो सके। सबसे पहला जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसको काफ़ी साउंड करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, सबको अगर स्ट्रीमलाइन कर दें तो वो कन्वर्ज करके हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं लेबर लॉज का। इंडिया में लेबर लॉज बहुत सारे थे, तो बहुत सारे लेबर लॉज होंगे तो क्या कन्फ्यूजन होगा, बिजनेसेस के लिए भी दिक्कत होगा, बिजनेसेस आना नहीं चाहेंगे। अभी इतने सारे लेबर लॉज को कन्वर्ज करके 4 लेजिस्लेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच हैज़ बिकम मोर ईजी टू मैनेज, मोर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर इट इज़ ईजी फॉर द बिजनेसेस टू फॉलो दीज लॉज। तो आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हो स्कीम्स की, ये भी बहुत ज़रूरी है, इट्स गुड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसको बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा सोशल ऑडिट्स होते रहेंगे। सोशल ऑडिट क्या है ये अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। तो सोशल ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि अगर हमें पूरा का पूरा पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना है, कि एक पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी आई है, हमें उसको इवैल्यूएट करना है कि वो कितना इफेक्टिव है। प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक पब्लिक पॉलिसी आई है और हमें इवैल्यूएट करना है कि वो पब्लिक पॉलिसी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, जो इंस्टीट्यूशन इसको बना रही है पब्लिक पॉलिसी को, और जितने सारे इंस्टीट्यूशन उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उन सब का जो फाउंडेशन है दैट हैज़ टू बी वेरी रोबस्ट, बहुत ही रिजिड, बहुत ही वास्ट, डिटेल्ड, पर्टिकुलर होना चाहिए। जितने सारे एक्सक्लूजन्स हो रहे थे क्योंकि बेनिफिशियरीज को फायदा नहीं हो रहा था, बहुत सारे बेनिफिशियरी एक्सक्लूड हो जा रहे थे, तो ये जो एक्सक्लूजन्स हैं इसको लीकेज कहते हैं। तो किसी भी तरीके का लीकेज जो है वो नहीं होना चाहिए या एट मैक्स कम होना चाहिए। तो उसको कम करना भी एक इंपॉर्टेंट जॉब है। इसके अलावा हमें एनेक्डोटल एविडेंसेस नहीं चाहिए टू मेक अ प्लान और अ पॉलिसी। हमें एम्पेरिकल स्टडीज चाहिए, जिस चीज़ को हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके, प्रैक्टिकली समझ सके। एनेक्डोटल एविडेंसेस जो है ये सिर्फ कहानियाँ और ज्ञान की बातें हैं जिसका कोई एविडेंशियल वैल्यू शायद नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर हमें एनेक्डोटल एविडेंसेस के आगे वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस एनेक्डोटल एविडेंसेस, ताकि हम लोग और ज़्यादा इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज बना सकें। पब्लिक पॉलिसी बनाना ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसको रेगुलरली अपडेशन देना पड़ेगा ताकि वो और भी इफेक्टिव और रेलेवेंट रह सके। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर इसी इन्वॉल्वमेंट से या इसी पार्टिसिपेशन से अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी किसके बीच में? बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। लास्टली, एक फीडबैक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि सरकार एक पॉलिसी बना के ला रही है, जनता को वो पसंद आए तो भी बताएगी, नहीं पसंद आए तो भी बताएगी। तो इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी रहती है। सो ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट अ पब्लिक पॉलिसी वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद हम लोग का पहला चैप्टर वुड बी कंप्लीटली ओवर।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को टू सॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड वी विल मूव फर्दर अकॉर्डिंगली। अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है तो कंग्रेचुलेशंस, अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ इसको नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप इसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम को क्लियर करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।